नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल के मेरे त्याग पत्र के बाद लगातार कॉलों का सिलसिला जारी था। एक सेकंड भी मेरी कॉल नहीं रुक रही थी और कुछ साथियों से बात कर पाई मैं, कुछ साथियों से या कुछ वरिष्ठ नेताओं से मैं बात नहीं कर पाई हूं। लेकिन अधिकतर एक ही सवाल था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात अपनी क्लैरिटी से बोलनी चाहिए, जबकि मैंने कुछ संक्षेप में अपने त्याग पत्र में बताने की कोशिश की है कि क्या कारण है। कारण एकदम साफ है कि मुझे पहला झटका तब लगा कि जिस कांग्रेस को आपने 2012 में गालियां देके आप सत्ता में आए, आपने ये साफ बोला था मंचों पे कि शीला दीक्षित जी को आपने गरियाया था और बाकी सारे कांग्रेस के नेताओं को आपने बोला था और बोला था कि अगर मैं सत्ता में आया तो सबसे पहले तो इनको जेल में डालूंगा। जेल में तो डालना दूर की बात है, आज तो आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो ये सोचने वाली बात है। एज अ कार्यकर्ता मुझे धक्का लगता है कि आपकी कोर आइडियोलॉजी से आप हमेशा परे हो जाते हो, आप हमेशा उलट करते हो। तो इसका मतलब कि आपकी कोर आइडियोलॉजी आपको खुद को ही नहीं मालूम कि क्या है। दूसरी बात, क्योंकि मैं संगठन की व्यक्ति हूं और संगठन में बहुत हरियाणा में पूर्ण तरीके से काम किया है, एक एक जिले में गई हूं और संगठन ने मुझे जो जो जिम्मेदारियां दी है मैंने पूरी निष्ठा से निभाई है। चाहे स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी हो, चाहे यूथ के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो या कोई भी संगठन का काम हो, मैंने बहुत ही दृढ़ता से निभाया है। लेकिन जब जो मुझे लगता है कि संगठन में जो सबसे बड़ी कमी इस समय है, वो है, उस कमी का नाम है संदीप पाठक। संदीप पाठक एक ऐसी कमी है इस संगठन में जो कि अपने एसी वाले कमरे से निकलते नहीं है और एसी वाले कमरे में ही अपने आप को खुद को स्वयंभू शेर बोलते हैं और डिसीजंस लेते हैं और उनको लगता है कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है। चाहे वो डिसीजन हमें नोटा से कम भी ले आए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो हमारे वोट नोटा से भी कम थे, तो उसके बाद भी इन पे कोई समीक्षा नहीं हो रही है, इन पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये खुद लोगों की समीक्षा ले रहे हैं लेकिन इन पे कोई समीक्षा नहीं कर रहा है। क्यों भाई? आपको संगठन की जिम्मेदारी ली है, संगठन इस तरीके से हार रहा है, क्या आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि क्यों हार रहे हैं हम? इन्होंने एक अपने साथ एक दायरा बना रखा है, एल पॉप, के पॉप, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो एक कॉर्पोरेट की तरह नहीं चल सकती है, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम अपनी स्वेच्छा से समाज सेवा के लिए आते हैं, अपनी काम, अपनी नौकरी, अपना अच्छा खासा व्यापार छोड़ के आते हैं, अपना समय लगाते हैं। तो यहाँ पे ये ना बताया जाए कि हमें कोई सैलरी मिल रही है और हमें इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाए कि वी आर अ पेड लेबरर ऑफ योर्स, वी आर नॉट। तो ये एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगता है। आज संदीप पाठक जी से किसी भी हरियाणा के कार्यकर्ता के बारे में अगर पूछो तो शायद उनको नहीं मालूम है, उनको कोई ब्रीफ नहीं है। सिर्फ जो वरिष्ठ के 2-3 नेता हैं उनके बारे में मालूम है उनको, बाकी और कुछ भी धरातल की राजनीति के बारे में वो नीलबट्टा सन्नाटा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी संगठनात्मक कमी है जिसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है और ये तभी सुधरेगा जब ये जमीन पे आएंगे। संदीप पाठक जी आए या कोई भी जमीनी नेता आए, सिर्फ एसी कमरे पे राज्यसभा का आपको सीट मिल गई है उस पे आप उछल रहे हैं और उस पे आप सोचे कि आप बेहतरी कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। मैं यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई संदीप पाठक जी से या किसी XY जी से कोई पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल इशू नहीं है। मेरा संगठनात्मक रूप से इशू है कि नेता को जमीन पे रहना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई समीक्षा कर सकते हैं, वरना आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा, स्वाति मालीवाल जी का इशू हुआ तो मुझे लगा कि हो सकता है ये भी कोई हनी ट्रैप हो सकता है या कोई फंसाने की कोयत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे जब कोर्ट की हियरिंग मैंने सुनी और मैंने समझने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरास की फुटेज डिलीट कर दी गई है और भी बहुत सारी चीजें हुई और वैभव का जो जिसको कहते हैं इतिहास पता लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि दाल में कुछ तो काला है। पूरी की पूरी दाल नहीं काली हो, लेकिन दाल में कुछ तो काला है ही। खैर, इस मामले ये प्री जुडिशरी में है ये मामला, तो इसके पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। और तीसरा, कहते हैं ना, आखिरी नेल जो था वो ये था कि मैंने अतिशी जी को देखा अभी एक हाल फिलहाल में एक ड्रामा करते हुए। सरकार के सारे मंत्री बैठे हुए हैं धरने पे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा MPs हैं, संजय सिंह जी हो गए या बाकी नेता हो गए, वो भी धरने पे बैठे हैं। तो काम कौन कर रहा है? दिल्ली वालों की आवाज कौन उठा रहा है? मुख्यमंत्री आपकी जेल में है, मंत्री सारे धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं,
ठीक है, गाना बजाना आपका चल रहा है, तो जनता की आवाज या जनता के मुद्दे कौन सुन रहा है? आपको जनता ने सत्याग्रह करने के लिए नहीं चुना है। सत्याग्रह आप सरकार में आने से पहले करते थे, या आंदोलन आपने सरकार में आने से पहले किया। सरकार में आने के बाद भी अगर आप आंदोलन और सत्याग्रह का आपको सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पे आपकी कोई पकड़ नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि सरकार कैसे चलानी है। और ये सारी कमियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि नैतिकता के आधार पे, और मुझे एक अनकंफर्ट फील होने लगा कि जब मुझे ये बोला गया कि हरियाणा में आपको कांग्रेस के साथ सॉफ्ट रहना है। मैं सॉफ्ट कैसे रह सकती हूँ जब मुझे आप बोल रहे हो कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में लड़ेंगे? तो एज अ प्रवक्ता मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा प्रहार करूं अपने विरोधियों पे, क्या क्या उनकी कमियां हैं ये उजागर करूं, ना कि मैं सॉफ्ट हो जाऊं। तो मैं एक ऐसी असमंजस स्थिति में आ गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है कि ये घमंड और ये अहंकार इनको छोड़ के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ खुद को भी बैठना चाहिए, अपने आप को वीवीआईपी कल्चर से बाहर निकलें, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर चलेगा नहीं, जनता के सामने भी नहीं चलेगा, ना ही कार्यकर्ताओं के सामने चलेगा। अगर मेरी कोई सी बात का बुरा लगे किसी को भी, तो आप ये प्लीज समझिएगा कि मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही। मैं जिस संगठन में मैंने इतने सालों तक काम किया, उस संगठन के साथ इमोशनली जुड़ी हूं, इसलिए ये सारी बातें रख रही हूं। और बाकी मेरे हरियाणा के दोनों वरिष्ठ नेताओं से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही उत्तम नेता हैं, बहुत ही अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में दोनों की कोई कमी नहीं है, चाहे सुशील गुप्ता जी हो, अनुराग डांडा जी हो। लेकिन अगर आपको केंद्र से ही कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत माँ।